नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित फिर से आप लोग के लिए मॉडर्न इंडिया का अगला पार्ट लेकर आया हूं। जी हाँ, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, कल जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन की सीरीज़ ख़त्म हो गई। जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मॉडर्न इंडिया का, वहाँ पे आप सारे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के मिल जाएंगे। जी, उस नोट्स में खासियत ये है कि उस नोट्स को आपके बहुत सारे बुक्स जैसे कि स्पेक्ट्रम से घटना चक्र प्लस परीक्षा वाणी लूसेंट सभी के फैक्ट को ऐड किया गया है और सारे फैक्ट्स को एक जगह आपको कंपाइल कर दिया गया है, जिससे आपको और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज जो है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्परेयर, मतलब मुग़ल एम्परेयर का डिक्लाइन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं मॉडर्न में। तो देखिए, एक तो आप मुग़ल पीरियड पढ़ेंगे मिडिएवल पीरियड में, ठीक है, और एक है लेटर मुग़ल जो कि मॉडर्न में पढ़ना है। ठीक है, तो मॉडर्न के दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम आपको मिडिएवल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम मुग़ल के बारे में बताएंगे, मुग़ल के बारे में कि बाबर ने कैसे स्थापना किया था 1526 में प्रथम पानीपत के युद्ध के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो सबसे लास्ट ग्रेटेस्ट, मतलब कहा जाता है सबसे लास्ट, सबसे ज़्यादा प्रभुत्व वाला जो मुग़ल शासक था उसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 को हो जाती है अहमदनगर में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 3 मार्च 1707 को, और कहाँ हुई थी, तो अहमदनगर में हुआ था। ठीक है, आप देखिए, जिस समय मुग़ल साम्राज्य, जब अकबर की मृत्यु हुई थी उस समय पूरा जो मुग़ल था वो 21 प्रांतों में विभाजित था। कितने? 21 प्रांतों में। अब 21 प्रांत में अब हम देखते हैं कि वो 21 प्रांत कहाँ कहाँ पर था। तो देख सकते हैं कि एक प्रांत जो था अफगानिस्तान के काबुल में था, दूसरा उत्तर भारत में 14 थे और तीसरा जो है दक्षिण भारत के 6 थे। तो आप मिला ले टोटल 14 + 6 20 + 1 21। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर, जिस समय औरंगजेब की डेथ हुई थी उस समय कितने प्रांतों में थी, तो 21 प्रांतों में विभाजित थी मुगल साम्राज्य। किस प्रांतों में? एक जो था अफगानिस्तान था, उत्तर भारत के 14 थे और दक्षिण के 6 थे। अब दक्षिण के 6 कौन थे वो देखे, औरंगाबाद था, बराड़ था, तेलंगाना था, बीजापुर था, हैदराबाद और खानदेश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे कि ये 6 जो दक्षिण के राज्य हैं वो आपस में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ये सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद उत्तराधिकार का एक युद्ध होता है। उत्तराधिकार का युद्ध देखिए क्या होता है, जब एक से अधिक पुत्र हो। तो यहाँ पर आप देख सकते एक से अधिक क्या, कब समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो कोर्ट में आपके सबसे प्रभुत्व वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ भी होता है। लेकिन बट यहाँ पे क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के समाचार जो सर्वप्रथम उसके पुत्र मोहम्मद आजम को पता चलता है और वो अहमदनगर पहुँचता है। ठीक है, तो औरंगजेब के जो जो मेन पुत्र थे, एक तरह से देख सकते हैं मोहम्मद आजम, एक मुअज्जम। तो देखिए 14 मार्च 1707 को बादशाह अपने आप को घोषित करता है, कौन? मोहम्मद आजम, और औरंगजेब के वजीर असद खां का समर्थन प्राप्त था। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद आजम का समर्थन किसका था, तो असद खां का था, और अपने आप को उसने 14 मार्च 1707 को क्या किया था, अपने आप को राजा घोषित कर दिया था, बादशाह एक तरह से। मुअज्जम जो है इनका ज्येष्ठ पुत्र था औरंगजेब का। ठीक है, जो पेशावर में था उस समय, वो पूरे शाहदौला के पास पहुंचकर अपने आप को बादशाह घोषित करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यही मेन बादशाह बनते हैं। तो जो मेन बादशाह बनते थे, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है कि जो मुअज्जम जो ज्येष्ठ पुरुष थे वो कहाँ पे अपने आप को बादशाह घोषित किए थे, तो पूरे शाहदौला। ठीक है, वहाँ पे पहुँच के अपने आप को राजा घोषित करते, बादशाह घोषित करते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं 18 जून 1707 को जजुआऊ मतलब ये आगरा के पास है, याद रखें, आगरा के पास जो एक शहर का नाम है जजाऊ। क्या नाम है? जजाऊ। वहीं पे युद्ध हुआ था 18 जून 1707 को आजम और मुअज्जम के बीच में, और देखते हैं कि आजम की हार हो जाती है और मुअज्जम की जीत हो जाती है, और यहाँ से क्या होता है, इनका बादशाह बनना तय हो जाता है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1707 को। क्वेश्चन अगला ये पूछा जा सकता है कि जजाऊ का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो आप बताएंगे मोहम्मद आजम और दूसरा है मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम। अब ये कौन है? ये दोनों औरंगजेब के पुत्र थे, जिसमें आजम की हार होती है और मुअज्जम की जीत होती है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, एक और युद्ध लड़ना पड़ता है मुअज्जम को, वो युद्ध होता है हैदराबाद में। मुअज्जम यहाँ पे जीत जाता है और काम बख्श जो है, इनके मुगल कार के स्ट्रॉन्ग पर्सन थे ये, इनको हरा करके खुद को बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से
सुशोभित करके वो लेटर मुगल के प्रथम बादशाह बनते हैं। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चंस आ सकता है कि लेटर मुगल में प्रथम बादशाह कौन थे औरंगजेब के बाद, तो वो थे बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, क्या था, क्या नाम था, बहादुर शाह प्रथम। अब इसी बहादुर शाह प्रथम का नाम क्या था, मुअज्जम भी था। क्या था, मुअज्जम भी था। इसी बहादुर शाह प्रथम का नाम जो था शाह आलम प्रथम भी था। याद रखें, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहादुर शाह प्रथम का नाम क्या क्या था, तो बहादुर शाह प्रथम का नाम मुअज्जम भी था, याद रखें। दूसरा शाह आलम प्रथम भी था। ठीक है, और इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये 63 वर्ष की उम्र में जो है शाह आलम प्रथम शासक बनता है। और इनका जन्म जो है 1643 को एक रजौरी के राजा राजू के पुत्री के नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। मतलब ये हिंदू से उत्पन्न एक पुत्र थे। ठीक है, हिंदू से। ठीक है, तो समटाइम्स क्वेश्चन आपसे आ सकता है, जब पूरा आप मुगल और लेटर मुगल और ये दिल्ली सल्तनत पढ़ लेंगे तो आप उसमें ये मार्क करेंगे कि कौन कौन हिंदू माता थी। ठीक है, क्योंकि समटाइम जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन पैटर्न आप चेंज हो सकता है और क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शासक और कौन शासिका जो है हिंदू उनकी माता थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहे बाउंसर के लिए। अब देखिए, प्रथम उत्तरवर्ती मुगलों में प्रथम और अंतिम शासक था, इसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। मतलब कहा जाता है कि लेटर मुगल पीरियड में आप देख सकते हैं जो आपके बहादुर शाह प्रथम थे वो वास्तविक सत्ता का क्या करते हैं, अपने आप को उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी जो थी पॉलिसी देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पॉलिसी जो था इनका, पॉलिसी का नाम था पैसिफिक पॉलिसी। क्या, पैसिफिक पॉलिसी। और इस पॉलिसी को हम हिंदी में कह सकते हैं शांतिपूर्ण पॉलिसी। क्या, शांतिपूर्ण। मतलब वो शांति के साथ उन्होंने अपने आप को रखा एक तरह से लेनियन तौर पे। इन्होंने हिंदू सरदारों और राजाओं के साथ सहिष्णुता की नीति अपनाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस एज ए आपको समझने के लिए है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटर मुगल वैदिक काल में संभाजी के पुत्र शाहू जी को किसने मुगल को कैसे आज़ाद किया था, तो उनका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन कि संभाजी के पुत्र शाहू जी को 1689 में किस मुगल शासक ने आज़ाद किया था, तो बहादुर शाह प्रथम। फिर अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एक बड़ा मनसब किसने प्रदान किया था लेटर मुगल में, तो वो थे बहादुर शाह प्रथम। साथ ही औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को सर्वप्रथम किसने बंद किया था, तो ये किए थे बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, अब देखिए बहादुर शाह प्रथम जो थे वो काफ़ी शांति प्रिय नेता थे कहा जाता था। लेकिन इस शांति होने के बावजूद जो है सिख नेता जिनका नाम था बंदा बहादुर, उन्होंने बगावत कर दिया किनके साथ, बहादुर शाह प्रथम के साथ। अब इनके साथ जो है बच्चों 2 युद्ध होता है। एक युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध और एक होता है लौहगढ़ का युद्ध। इस लौहगढ़ को गुरु गोविंद सिंह ने किला बनवाया था, उस किले में भी इनका युद्ध होता है। तो आप देखेंगे जो सरहिंद का युद्ध है वो 1710 में हुआ था बहादुर शाह प्रथम के साथ और आपके बंदा बहादुर के साथ। ठीक है, बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम के साथ। तो देख सकते हैं बंदा बहादुर जो सिख है वो यहाँ पे जीत जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहादुर शाह प्रथम है वो हार नहीं मानते हैं। फिर लौहगढ़ में जो है इनके साथ इनका युद्ध होता है, यहाँ बंदा बहादुर की हार होती है, बहादुर शाह प्रथम की जीत होती है। साथ ही साथ 27 फरवरी 1711 को बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ से आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक लौहगढ़ का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, किसकी जीत हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा सरहिंद का युद्ध कब हुआ था 1710 में, किसके किसके बीच हुई थी, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ आप याद ये रखेंगे कि जो बंदा बहादुर था उन्होंने सिक्के जारी किए थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से। ठीक है, इससे ज़्यादा फैक्ट आपको बच्चे नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि बहादुर शाह प्रथम के दरबार में जो डच के शिष्टमंडल जोशुआ कैटलर आए थे 1711 में, तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जो जोशुआ कैटलर है, कौन, जोशुआ कैटलर, वो किसके दरबार में आया था, तो आप याद करें इसको बहादुर शाह प्रथम आप मारेंगे, बहादुर शाह प्रथम नहीं दिया है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मुअज्जम दिया रहेगा। अगर मुअज्जम भी नहीं दिया है तो वहाँ पे आपको शाह आलम प्रथम दिया रहेगा। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, याद रखें। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके सिडनी ओवान हैं उन्होंने ये कहा कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि
सिडनी ओवान ने किसके लिए ये शब्द कहा था कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में या जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, तो वो थे बहादुर शाह प्रथम। और इतिहासकार कफ़ी खान ने इनको साहिब बेखबर की उपाधि दी है। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है और पूछा जा सकता है कि साहिब बेखबर किसे कहते हैं। तो आप याद रखें, बहादुर शाह प्रथम के जो नाम है उसमें आप कंफ्यूज ना हो, इन्हीं का नाम मुअज्जम था, इन्हीं का नाम शाह आलम प्रथम था, इन्हीं का नाम साहिब बेखबर भी था, ठीक है, और इन्हीं का नाम बहादुर शाह प्रथम भी था, ठीक है। ये चार नाम जो है इसी व्यक्ति का नाम है और इन्हीं के साथ आप कंफ्यूज ना हो कभी, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जसवा कटलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनका नाम साहिब बेखबर है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बात जो चारों नाम ये सब आप सारी चीज़ देख लेंगे। ये युद्ध जो है इस युद्ध में देख सकते हैं, साथ ही साथ जो जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, एक जिनका नाम है जहादर शाह, ठीक है। तो देखिए जहादर शाह जो है ये हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान, जो जहादर शाह बिकम द एम्पेरर, मतलब उसी को हिंदी में लिखा है, जो जुल्फ़िकार खान थे ये एक ईरानी गुट के थे। मतलब देखिए उसमें काफ़ी गुट चल रहा था मुगलों में, कोई ईरानी गुट था, कोई तुर्रानी गुट था, कोई भारतीय गुट था, ठीक है। तो इस तरह के गुट थे। तो जो जुल्फ़िकार खान थे वो ईरानी गुट के थे और इसी जुल्फ़िकार खान ने जहादर शाह का क्या किया, मदद किया, और इन्हीं की मदद से जो है जहादर शाह सम्राट बना, ठीक है। अब देखिए जहादर शाह जो जुल्फ़िकार खान थे, जहादर खान के हाथ में सिर्फ सत्ता थी, ठीक है, लेकिन वास्तविक उपयोग जो है जुल्फ़िकार खान कर रहे थे, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हीं के इशारों पर सारा मुगल एम्पायर चल रहा था। उस समय इन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसका नाम था इजारा सिस्टम, इजारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इजारा सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था। तो आप याद रखें जहादर शाह नहीं है जबकि जुल्फ़िकार खान होगा, क्योंकि जुल्फ़िकार खान प्राइम मिनिस्टर होते हुए लाए थे। और इसे क्या था, इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है। अपने रेवेन्यू सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए जुल्फ़िकार खान ने इजरा सिस्टम को लाया था। और साथ ही साथ जजिया को ये भी अंत करते हैं। जय सिंह को, मतलब जहादर शाह ने जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लेटर मुगल में वो कौन था जिसने राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया। तो मालवा का सूबेदार जो है जहादर शाह ने बनाया था, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मिर्जा राजा, मतलब जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दिया, तो जहादर शाह ने दिया था। साथ ही साथ जो मारवाड़ के अजीत सिंह थे इनको महाराजा की उपाधि भी जहादर शाह ने दिया था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे वो बाउंसर के तौर पे आएंगे। तो आप याद रखिए ये सारे फैक्ट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आप अच्छे से नोट्स पढ़े, आपको सारे नोट्स एक जगह कंपाइल मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस में आ सकता है कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दिया, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बाउंसर के तौर पर आएंगे, ठीक है। अगला है कि जहादर शाह के काल में उसकी प्रेमिका जिनका नाम था लाल कुबड़ी, जो कि एक वेश्या थी, उसका अत्यधिक प्रभाव था। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि किसके काल में लाल कुबड़ी जो एक प्रेमिका थी जिसका वर्चस्व अधिक था, वो उस मुगल शासक का नाम बताना था। तो वो थे आंसर जहादर शाह, ठीक है। साथ ही साथ भारतीय इतिहास में जहादर शाह को लंपट मूर्ख की भी संज्ञा दिया गया है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास में लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, जहादर शाह को, ठीक है। अब साथ ही साथ एक और क्वेश्चन, जो जहादर शाह का जो कार्यकाल था उसमें चरणों में गायकों का, नर्तकों का, नाट्यकर्मियों का एक वर्चस्व था, मतलब एक अनुकूल माहौल था। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि लेटर मुगल काल में वो कौन शासक था जिसके शासन में गायकों का, नर्तकों का, नाट्यकर्मियों का जो था वो काफ़ी क्या था, एक अनुकूल माहौल था। तो वो जहादर शाह थे, ठीक है। फिर जहादर शाह की मौत होती है और जहादर शाह की जो मौत किसने करवाया, तो वो फारूक सियार करवाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फारूक सियार ने क्या किया, तो देखिए एक दो व्यक्ति का नाम मैं लेता हूँ जिसे सैयद ब्रदर्स कहते हैं, क्या, सैयद बंधु। अब ये जो है इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, क्या, किंग मेकर के नाम से। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि लेटर मुगल में 4 राजाओं को बनाया था, मतलब 4 को शासक बनाया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे किन किन को बनाया था। तो इन्होंने क्या किया कि फारूक सियार ने सहायता लिया किससे, सैयद बंधुओं से। और सैयद बंधुओं में क्या नाम था, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां।
जो हुसैन अली खां थे वो पटना के सूबेदार थे, और याद रखें अब्दुल्ला खां जो थे वो इलाहाबाद के सहायक थे, और इन्हीं दो भाई को किंग मेकर भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किंग मेकर किनका नाम था, तो सैयद बंधुओं को अगर नाम दे दिया जाए एक साथ तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी सहायता से जहांदर शाह की हत्या करवा दी। साथ ही साथ असद खां और जुल्फिकार खां जो ईरानी ग्रुप के थे, इनकी भी हत्या फारूक सियार इन दोनों भाइयों की मदद से करवा देते हैं, जिससे इनके आगे संघर्ष के रास्ते क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। संघर्ष के रास्ते खत्म, और फारूक सियार आसानी से क्या हो सकता है, मुगल शासन का सिंहासन हासिल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 11 जनवरी 713 को मुगल सिंहासन पर बैठते हैं फारूक सियार, किसकी मदद से, सैयद बंधुओं की मदद से। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो अब्दुल्ला खां सैयद ब्रदर्स का एक भाई, इसे वजीर बनाया, और हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाया। मीर बख्शी उस समय मुगल में सेना का प्रमुख माना जाता था, मतलब सेना, पूरे सेनाओं का ये प्रमुख हुआ करते थे, और वजीर का मतलब समझ ही रहे हैं कि एक तरह से वित्त मंत्रालय उनके अधीन हो जाएंगे। साथ ही साथ चिंगलीज खां, जो आगे चल के देखेंगे निजामुल मुल्क, जिन्होंने हैदराबाद का स्वतंत्र स्थापना किया था निजामुल मुल्क ने, इन्हें 6 सूबे प्रदान कर दिया गया। और जो मरवाड़ के राजा अजीत सिंह, जिसे महाराजा की उपाधि जहांदर शाह ने दिया था, उस अजीत सिंह को फारूक सियार हराते हैं और बाद में उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मरवाड़ के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह किस मुगल शासक से करवाया था, तो उस मुगल शासक का नाम था फारूक सियार बच्चों, ठीक है, क्या, फारूक सियार, ठीक है। अब देखिए ये फारूक सियार को थोड़ा सा घमंड हो जाता है, और ये क्या करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। अगला जो है, देख सकते हैं कि जो सिख नेता बंदा बहादुर थे, ठीक है, उनको गुरदासपुर के दुर्ग में बंदी बनाकर लाया गया, और 19 जून 1716 को उनको मार डाला गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिख के जो गुरु थे, मतलब सिख के जो एक बंदा बहादुर थे, ठीक है, उनकी मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ था, किसने मारा था, तो आप याद रखेंगे फारूक सियार ने, ठीक है। आप देखिए 1717 में आपको याद रखे, जब मैंने आपको ब्रिटिश अराइवल में पढ़ाया था, तो जॉन सरमन के अगुवाई में एक शिष्टमंडल आया था, किसके, फारूक सियार के पास, और फारूक सियार बीमार चल रहे थे। तो ऐसे में एक व्यक्ति का नाम था हैमिल्टन, उन्होंने क्या किया, इनका शल्य चिकित्सा किया, और इस शल्य चिकित्सा के दम पर उन्होंने क्या किया था, इनका इलाज किया, ठीक है, शाही फरमान के, और इनको शाही फरमान मिल गया, ठीक है। अब क्या आगे देखते हैं कि मीर जुमला एक व्यक्ति थे, उनके प्रभाव में आकर ये सैयद बंधुओं से क्या करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, ठीक है, क्या, ईर्ष्या, और बाद में क्या हुआ, घृणतापूर्वक इनका व्यवहार किया। और जब ये बात सैयद बंधुओं को पता चला, तो सैयद बंधुओं ने 1719 में पेशवा के बालाजी विश्वनाथ, आप याद रखें, देखिए साहू तो उस समय प्रधानमंत्री थे, एक हेड हुआ करते थे, सबसे हेड, लेकिन इसके पीएम के तौर पे कौन होता था, पेशवा, पेशवा को पीएम कहा जाता था मराठा में। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो थे, उनके माध्यम से सैयद बंधुओं ने क्या किया था, फारूक सियार को मरवा दिया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे कि सैयद बंधुओं ने किसकी मदद से फारूक सियार को मरवाया था, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के माध्यम से था। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि मुगल काल में ये प्रथम बार हुआ ऐसा कि कोई किसी नोबल्स के द्वारा, मतलब जो उसके वर्चस्व जिसका था, नोबल्स के द्वारा कोई मुगल शासक मारा जाता है, कोई मुगल शासक भारत में मारा जाता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। अब आगे देखते हैं कि जब फारूक सियार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में जो सैयद बंधु है, उन्होंने रफ़ी उल दर्जात को अपना शासक बनवाते हैं अपने हेल्प से। देख सकते हैं कि 28 फरवरी से ये 4 जून 1719 तक बने सैयद बंधुओं की मदद से, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए बने थे मुगल्स, ठीक है। मतलब जितने भी मुगल हुए, बाबर से लेकर के लास्ट बहादुर शाह जफर तक आप देखेंगे, तो सबसे कम समय के लिए अगर कोई मुगल एम्परर बना है तो रफ़ी उल जर्रात थे, ठीक है। और साथ ही साथ इनका डेथ जो है ये क्षय रोग से, मतलब टीबी से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सबसे पूछा हुआ है कि रफ़ी उल दर्जात, मतलब वो कौन ऐसे मुगल शासक थे जिनकी मृत्यु क्षय रोग से होती है। रफ़ी उल दर्जात सबसे कम समय के लिए कौन मुगल शासक बने थे, तो रफ़ी उल दर्जात थे, ठीक है।
आप रफ़ीउल दर्जात के बाद आप देखेंगे रफ़ीउल दौला को बनाते हैं। ये भी एक तरह से शॉर्टेस्ट थे, लेकिन रफ़ीउल दर्जात से थोड़े ज़्यादा दिन के लिए थे। इसको भी सैयद बंधु बनाते हैं और इनका जो टाइटल था शाहजहां द्वितीय था। तो आप याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहजहां द्वितीय जो है किसका टाइटल था बच्चों। तो शाहजहां द्वितीय रफ़ीउल दौला का क्या था, आपका था। और ये इनका जो मृत्यु होता है पेचिश से होता है। तो यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि शाहजहां द्वितीय किसका नाम था, तो रफ़ीउल दौला का, और इनकी मृत्यु पेचिश से होती है। ठीक है, अब आते हैं मोहम्मद शाह, जो कि इनके कार्यकाल में बहुत कुछ होता है, यही इंपॉर्टेंट है एक तरह से आप देखें तो मोहम्मद शाह का जो था वो 1719 से 1748 के बीच में था। इसमें क्या है कि सैयद बंधुओं की मदद से ये बनते हैं। ठीक है, और जो मोहम्मद शाह है इनका ओरिजिनल नाम रोशन अख्तर होता है। क्या होता है, रोशन अख्तर। और ये मोहम्मद शाह के नाम से शासन करते हैं। आप देख सकते हैं सूरा और सुंदरी में तल्लीन होने के कारण मोहम्मद शाह का नाम रंगीला रख दिया गया। मतलब काफ़ी ये लग्जरियस लाइफ जीते थे। मतलब देख सकते हैं डांस गाना सूरा मतलब शराब पीना। ठीक है, तो इस तरह के जीवन को यापन करने के कारण मोहम्मद शाह का नाम क्या रख दिया गया, रंगीला रख दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आप देखेंगे प्रीवियस से पेपर उठा के, तो भारतीय इतिहास में रंगीला किसे कहा गया है, तो मोहम्मद शाह को कहा गया है। मोहम्मद शाह का ही नाम क्या था, रोशन अख्तर था। ठीक है बच्चों, इनको रंगीला क्यों कहा गया, इनको रंगीला इसलिए कहा गया ताकि ये काफ़ी सूरा में सुंदरी में मतलब लड़कियों में शराबों में अधिक संलीन रहते थे इस कारण से। और इनके काल में आप देख सकते हैं हिजड़ों और महिलाओं का प्रभुत्व था। तो देखिए एक था लाल कुबरी, एक था क्या, लाल कुबरी। आप ऊपर देखेंगे लाल कुबरी के शासनकाल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाल कुबरी किसके शासन में थी, तो आप जहादर शाह का देख सकते हैं। वहीं पे हिजरों का पूछा जाए तो वो मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया कि इनके शासनकाल में। आप देखिए सैयद बंधुओं की हत्या करवा देते हैं। सैयद बंधुओं की, जिसे किंग मेकर कहते हैं, तो सैयद हुसैन अली खां को छुरा भोर मतलब होकर उनकी हत्या किया गया, जबकि सैयद अब्दुल्ला को हसनपुर में हराया गया और मोहम्मद इब्राहिम जो थे इनकी हत्या कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सैयद बंधु हमेशा अपना वर्चस्व रखते थे, अब इनकी मृत्यु से इनका वर्चस्व क्या हुआ, खत्म हुआ। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि मोहम्मद शाह के काल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उसका नींव किसने डाला, मुर्शीद कुली खान ने। अवध को शहादत खान ने तथा दक्कन को निजामुल मुल्क ने रखा था। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और दक्कन किसके शासनकाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था लिटिल मुगल में, तो आप आंसर लिखेंगे मोहम्मद शाह। ठीक है, अब ऐसे में एक इन्वेजन होता है भारत पे जिसे हम कहते हैं बाहरी आक्रमण, और वो करते हैं कौन, नादिर शाह, और उसे कहा जाता है बैटल ऑफ करनाल। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और वो जगह था करनाल, और कितने तारीख को हुआ था, तो हुआ था 13 फरवरी 1739 को। कब, 13 फरवरी 1739 को। और इसी के शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 1737 में 500 घुड़सवार के साथ दिल्ली पर चढ़ाई करता है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में फूल वालों की सैल का उत्सव मनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल शासक के समय में फूल वालों की सैर का उत्सव प्रारंभ किया गया था, तो मोहम्मद शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के लिए बस इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे चलते अहमद शाह। तो अहमद शाह इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अहमद शाह जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए आप याद रखें, अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली का प्रथम बार भारत पे मतलब 5 बार आक्रमण होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो अहमद शाह में। और नादिर शाह का किस में, तो आप बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद शाह जो आपके अहमद शाह है, इनके शासनकाल में क्या था, एक राजमाता उद्दम बाई थी। ठीक है, राजमाता उद्दम बाई का क्या था, अधिपत्य था। किसके शासनकाल में, आपके अहमद शाह के, और उसमें हस्तक्षेप करती थी। साथ ही किबलाए आलम की उपाधि किसका था, राजमाता उद्दम बाई की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में किबलाए आलम किसे कहा गया है, तो राजमाता उद्दम बाई का। और राजमाता उद्दम बाई किसके शासनकाल में अत्यधिक हस्तक्षेप था, तो अहमद शाह। ठीक है, और किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया, तो ये है अहमद शाही आंसर। इससे ज़्यादा आपके फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे। देखिए अब आलमगीर
द्वितीय, इसे अजुद्दीन वजीर गजीजुद्दीन की कृपा से मुगल सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो ये बस नॉलेज के लिए है। अब बस इंपॉर्टेंट ये रखे कि जो बैटल ऑफ प्लासी होता है वो आलमगीर द्वितीय के समय में होता है, आलमगीर द्वितीय के समय में। बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब बैटल ऑफ प्लासी भारत में हुआ था उस समय मुगल शासक कौन थे, तो मुगल शासक का नाम था आलमगीर द्वितीय। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय में एक इम्पोर्टेंट ये है कि मुही-उल-मिल्लत किसका नाम था, तो शाहजहां तृतीय का। और शाहजहां द्वितीय किसे कहा गया था, तो रफीउल दर्जात को कहा गया था। आप देखेंगे ऊपर में। अब आते हैं शाह आलम द्वितीय को। तो शाह आलम प्रथम किसे कहा गया था, आप याद रखे, तो हमने बताया था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, जिसका नाम मुअज्जम भी था, शाह आलम प्रथम भी था, उनका साहिब बेखबर भी था। अब शाह आलम द्वितीय कौन हो गए, तो इनका असली नाम जो था वो अली गौहर था। तो शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था, अली गौहर था। और ये 22 दिसंबर 1739 को स्वयं को बादशाह घोषित करते हैं। और स्वयं को सम्राट घोषित करने के बाद 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका। मतलब याद रखें कि जो शाह आलम द्वितीय है इनका ओरिजिनल नाम अली गौहर था, खुद को बादशाह भी घोषित करते हैं, लेकिन 12 वर्षों तक इनको दिल्ली में एंट्री क्या होती है, नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं कि इनके शासनकाल में प्रमुख चीजें क्या हुआ। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैटल ऑफ थर्ड जो पानीपत हुआ था, तीसरा पानीपत का युद्ध, वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ था। ये बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें मराठाओं की हार होती है, अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है, जीत होती है। इससे मराठा का क्या होता है, वर्चस्व खत्म हो जाता है। साथ ही साथ आप याद रखें जो बैटल ऑफ बक्सर होता है वो भी आपके शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही होता है। और इसी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। जब मैं आपको बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाऊंगा तो इसमें बताऊंगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो होती है, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, और इस दोनों में अलग अलग लोगों के साथ किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, एक शाह आलम द्वितीय के द्वारा और एक शुजा-उद-दौला के द्वारा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। और आप उसके बाद ये देखेंगे कि ये इस इलाहाबाद ट्रीटी के बाद ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन और रेज एट द इलाहाबाद। ठीक है, अब अंग्रेज को क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी दे दी गई। मतलब जो आप देखेंगे रेवेन्यू 1765 में जो रेवेन्यू सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है इसी शाह आलम के द्वारा जो ट्रीटी होता है दिया जाता है। अब अंग्रेज जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकते थे, रेवेन्यू वसूल सकते थे। देखिए अब इन्होंने क्या किया, कर्नाटक वार याद रखे जो मैंने पीछे पढ़ाया है, कर्नाटक वार से इंटरफेयर करते हैं भारत के इतिहास में, भारतीय मैटर में ब्रिटिशर्स। आप देखिए ये रेवेन्यू वसूलने तक इनका मैटर आ गया। और आगे जब बैटल ऑफ बक्सर पूरा खत्म होता है तो पूरे से पॉलिटिकली भी एक फुलराइज कर जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर द्वारा इनको गुलाम कादिर को अंधा करके जेल में डाल दिए थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा कि प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो मुगल शासक नाम बताइए जो अंग्रेजों का पेंशनर बना था सबसे पहले। तो उस मुगल बादशाह के क्या नाम है, आपके शाह आलम द्वितीय या अली गौहर। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो आप याद रखें कि 1806 में शाह आलम द्वितीय ने और लॉर्ड वेलीजिली के हस्ताक्षर के युग से भारत में प्रथम जो मुद्रा के रूप में प्रचलन शुरू किया गया। अंग्रेजों का प्रथम मुद्रा कब शुरू किया गया, तो 1806 में। और ये किसने दिया था पावर, तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। और किसे दिया था, तो वेलीजेली को दिया था। और ये प्रथम मुद्रा कहाँ पे, तो बैंक ऑफ बंगाल में 1806 में जारी किया गया था। अब इनके मृत्यु के बाद जो इनके पुत्र है वो अकबर शाह द्वितीय बनते हैं, मतलब अकबर द्वितीय बनते हैं, याद रखिए। अब अकबर द्वितीय बनने के बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के संरक्षण में प्रथम मुगल शासक बनने वाला। तो प्रथम मुगल शासक जो अंग्रेजों के संरक्षण में बना था बच्चों वो अकबर शाह द्वितीय थे। ठीक है, और इसी प्रथम मुगल शासक मतलब ये थे। और 1835 में मुगलों को टकसालें बंद कर दी गई। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस मुगल शासक में अंग्रेज ने मुगलों की जो टकसाल थी पैसा निकालने की, उसको टकसाल को बंद कर दिया था, तो शाह आलम द्वितीय। किसके शासनकाल में अंग्रेजों के सिक्कों का प्रचलन हो गया, देखिए नोट का प्रचलन वेलीजेली 1806 शाह आलम द्वितीय, लेकिन सिक्कों का प्रचलन पूछेगा तो आपका अकबर शाह द्वितीय हो जाएगा। साथ ही साथ प्रथम पेंशनर कौन थे, आपके शाह आलम द्वितीय थे, लेकिन जो पेंशन मिल रहा था उस पेंशन को बंद कर दिया गया किसके काल में, शाह आपके अकबर शाह द्वितीय में। अब यही अकबर शाह द्वितीय राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना करके कहाँ भेजते हैं,
ब्रिटिश में, और इनको एक उपाधि देते। पहले इनका नाम मोहन राय था। क्या नाम था? राम मोहन राय। लेकिन अकबर द्वितीय ने ही इनके आगे राजा लगाया, बोला कि आप राजा है, आप जाए और मेरी बातों को जो है आप ब्रिटिश सरकार के सामने उठाए, ब्रिटिश क्राउन के सामने उठाए और उनको बताए पेंशन के बारे में। और ये पेंशन से रिलेटेड जो है राजा राम मोहन राय कहाँ जाते हैं? ब्रिटिश क्राउन के समक्ष अकबर द्वितीय की बात को लेकर। बस अकबर द्वितीय में इससे ज़्यादा फैक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। और सबसे लास्ट जो है आपके बहादुर शाह द्वितीय, जब देखते हैं 1857 की क्रांति जब खत्म होती है, उसी के साथ जो मुगल सियासत थी उसका अंत हो जाता है, और जो सबसे अंतिम मुगल शासक से उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जफर किसका टाइटल था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय का टाइटल था। और बहादुर शाह द्वितीय को ये भी कहा जाता है कि ये बिना साम्राज्य का स्वामी था। बिना साम्राज्य का क्यों? क्योंकि लाल किले तक ही सिमट के ये रह गए थे, इनके पास कोई साम्राज्य ही नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। और फिर बहादुर शाह देखिए, हमने यहाँ बताया आपको, बहादुर शाह का सर नेम जो था वो जफर था। और 1800 स्वतंत्रता संग्राम में इन्हीं का भारत को राजा बनाया गया था। बाद में इनको कैप्चर किया गया, इनको रंगून भेजा गया और इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है कि ब्रिटिश मुगल एम्परर का, जो मुगल शासक के नाम से भारत में शासन चल रहा था, अब वो क्या होता है? खत्म होता है। और अब जो शासन स्टार्ट होता है वो ब्रिटिश क्राउन के नाम से होती है। क्या? ब्रिटिश क्राउन के नाम से। और ब्रिटिश क्राउन के नाम से स्टार्ट होते ही अब देखते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो भारत में उस समय आक्रमण हुए थे। तो देखिए, जिस समय लेटर मुगल चल रहा था उस समय भारत में 2 विदेशी महत्वपूर्ण आक्रमण हुए थे। उस समय से एक नादिर शाह का था और दूसरा अहमद शाह अब्दाली का था। ठीक है, तो नादिर शाह जो थे वो सर्वप्रथम, यानी कि नादिर शाह का कहाँ के थे? तो ये 1688 में जन्म हुआ था, ये खुरासन के रहने वाले थे। और नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, मतलब पूछा जाता है हमेशा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उसे नादिर शाह को कहा जाता है। और भारत पर उसके आक्रमण पर तत्कालीन कारण क्या थे? तो देखिए, इससे पहले क्या था कि जो मुगल थे और जो नादिर शाह था, ठीक है, दोनों के बीच में क्या था कि एक पॉलिटिकली मीट होती थी, मतलब आपस में मिला करते थे, राजनीतिक संबंध थे। लेकिन जैसे ही मुगल शासक आपके कह सकते हैं मोहम्मद शाह बने, उन्होंने ईरान के साथ अपने सारे राजनीतिक संबंध क्या किए? खत्म कर लिए। ऐसे में जो नादिर शाह थे वो उस संबंध को खत्म करने के कारण ही भारत पे आक्रमण करते हैं। और जो तत्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाए कि नादिर शाह का तत्कालिक कारण क्या था, तो अब तत्कालिक कारण में बताएंगे कि मुगलों द्वारा फारस के साथ राजनीतिक संबंध को विच्छेद करना। मतलब जो फारस था उसके साथ इन्होंने क्या किया था? राजनीतिक विच्छेद। आप बोलेंगे सर आप ईरान की बात करें, तो जी हाँ, आप देखिए, जब आप वर्ल्ड मैप की बात करेंगे तो देखिए इस तरह से निकलती है। तो ये आपके यूएई हो गई, ये ईरान हो गया, और इसी को गल्फ ऑफ पर्सिया या फारस कहा जाता था। इस रीजन को फारस कहा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए जो मोहम्मद शाह ने फारस के साथ राजनीतिक संबंध को खत्म कर लिया था, इससे काफ़ी क्रोधित थे नादिर शाह। दूसरा ये था रीजन कि अफगान जो थे वो मोहम्मद शाह के दरबार में संरक्षण ले रहे थे। तो ऐसे में जो नादिर शाह है उनका अफगानिस्तान के साथ क्या बनता नहीं था। मतलब नादिर शाह और अफगानिस्तान में क्या थे? 36 के आंकड़े थे। तीनों ने अपना दूत भेजा और मोहम्मद शाह को बोला कि देखिए, आप एक तो अपने राजनीतिक संबंध विच्छेद कर चुके हैं, इससे तो मैं क्रोधित हूँ ही, आप अफगान को अपने दरबार में संरक्षण न दे, शरण न दे। ऐसे में मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के भेजे दूत का बातों को नकार देता है, जिससे नादिर शाह काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे में वो भारत पे आक्रमण करने के बारे में सोचता है। और वो भारत पे आक्रमण, जो एक स्थान है करनाल, जो हरियाणा के पास पड़ता है, 13 फरवरी 1739 को वो आक्रमण करते हैं। नादिर शाह की जीत होती है और मुगल यहाँ पे हार जाते हैं। ठीक है, और ऐसे में जो आपके निजामुल मुल्क और सदारत खान थे, जिन्होंने अवध का निर्माण किया था, तो उन्होंने एक स्पेशल मैसेज भेजा नादिर शाह को, बोला कि देखिए, जो आप इस जगह पे यहाँ पे कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप जाइए दिल्ली
और दिल्ली में जो आपको बहुत सारे खजाना मिलेगा, और वहाँ पे ही उनको कोहिनूर हीरा मिला था। तो किसके कहने पे? तो निजामुल मुल्क और सदाकत खान के कहने पे जो नादिर शाह है वो दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली पे आक्रमण कब करते हैं? तो 20 मार्च 1739 को। आप याद करें 20 मार्च 1739 को जब ये दिल्ली पे आक्रमण करते हैं तो उसी समय 54 दिनों के लिए मुगल शासक का शासन क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके आक्रमण से मुगल शासक जो था उनका शासन 54 दिनों के लिए क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो वो था लिटर बम में नादिर शाह के आक्रमण से। और नादिर शाह को किसने बोला था? तो निजामुल मुल्क जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी, और सदाकत खान जो जिसने अवध की शासन किया था, मतलब स्वतंत्र शासन का। ठीक है, इन दोनों ने बोला कि आप जाओ दिल्ली में बहुत सारे आपको धन मिलेंगे, और वहाँ पर वो लूट करते हैं, और अपने साथ वो विश्व के सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी साथ ले जाते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे तथ्य। आप जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो कहा जाता है कि वंश आगे ले जाने वाले वो अहमद शाह अब्दाली थे। तो अहमद शाह अब्दाली को भारत में आक्रमण करने के लिए पंजाब के सूबेदार जो थे शहनवाज खान जो है वो इन्वाइट करते हैं। वो बोलते हैं आप आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। देखिए भारत को भारतीयों ने ही लूटा है। जो अब देखिए उस समय जब मुगल था तो मुगल को भारतीय बोलेंगे, तो अब शहनवाज खान कौन थे? वो एक भारतीय थे। उन्होंने किसको इन्वाइट किया? एक पर्शियन को, मतलब ईरानियों को बोला पाओ भारत को लूट लो। तो मतलब क्या है? भारत को भारतीयों ने लूटा है। जो सोने की चिड़िया कही जाती है उसको और किसी ने नहीं, भारतीयों के कारण ही हर चीज बर्बाद हुआ है, क्योंकि एकता कभी नहीं रही है। आज भी देखिए आज के समय में भी लोग बटे हुए हैं। अब जैसे बेरोजगारी है, कुछ धांधली करप्शन चल रहा है, तो अब देखिए एक वर्ग जिनका हो रहा हो, मान लीजिए 10 सिलेक्शन 5 का ही होना है, लेकिन उस 5 के लिए 10,000 लोगों को लिया गया है, और उसी में आप देखेंगे कितने लोगों को छांट दिए। तो अब ये विरोध में है, क्योंकि इनको पता है ये ऑलरेडी स्वाद ले चुके हैं करप्शन का। इनको इससे पहले 2-3 बार हटाया जा चुका है। अब ये जो नए नए लोग गए हैं उनको ये बात पता नहीं है। अब जब इनको छटा जाएगा तो ये भी श्रेणी में आएंगे। तो उसी तरह से क्या होता था ब्रिटिश शासन में भी, चाहे किसी आक्रमण के समय में, कि 2 गुटों में हमेशा टीम बढ़ जाती थी, और जिस कारण से क्या होता जो बाहरी हम पे फायदा उठाते थे। और वही हुआ था, पंजाब के शहनवाज खान ने अहमद शाह अब्दाली को भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया। और इसका देखिए नादिर शाह का उद्देश्य था दंडित करना, किसको? मोहम्मद शाह को। लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली है उसका उद्देश्य था भारत में लूटपाट मचाना, जैसे मोहम्मद गजनबी ने किया था, याद रखे जब वो आए थे 1000 में। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी या युग का मोती का उपमा दिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में दुर्रे दुरानी युग का मोती का किससे नवाजा गया है, तो वो आपके थे अहमद शाह अब्दाली। आप देखिए 1748 में पंजाब पे पहली बार आक्रमण किए लेकिन असफल रहे। फिर जनवरी 1757 में अहमद दिल्ली में प्रवेश किया और यहाँ जीत गए। अब इसी में उस समय पेशवा, जो मार्च 1758 में पेशवा जो रघुनाथ राव थे उनके साथ इनका युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम कहते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ। उस समय अब्दाली ने क्या किया? पूर्व पुनः पद वितरण करके नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी बनाया। मतलब जब वो भारत छोड़ के जा रहे थे तो नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी बनाया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब अहमद शाह अब्दाली बैटल ऑफ पानीपत जो 3rd हुआ था उसके बाद जब वो जा रहे थे तो किसे मीर बख्शी बनाया? तो नजीब-उद-दौला को। ठीक है, अब देखिए सबसे लास्ट बार जब वो आक्रमण करते हैं तो 1767 में करते हैं, और अंतिम बार था उसमें उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सका। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के साथ ही आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के जितने भी फैक्ट थे वो सारे बुक से मैंने आपको यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस बुक में कि इंपॉर्टेंट तक एक साथ मैंने कर दिया। जैसे साहिब एक खबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम भी कहा जाता है, शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? तो जहांगीर शाह को बोलते हैं। घृणित कायर या गिदर शायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियार को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। रंगीला मोहब्बत शाह को, जिनका नाम रोशन अख्तर था। ये सारे फैक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। शाहजहां द्वितीय, इनका नाम रफी-उद-दौला था। शाह आलम द्वितीय, इनका नाम अली गौहर था। जफर, आप देख सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय का नाम था। सवाई या मिर्जा राजा, इनका नाम जय सिंह था। और सवाई जो था वो आपके फर्रुखसियार ने नाम दिया था, जबकि मिर्जा राजा जहादर शाह ने जय सिंह का नाम दिया था। और इसी जय सिंह ने जयपुर शहर का स्थापना किया था, जिसका नाम क्या है? पिंक सिटी। ठीक है,
फिर राजा का उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला था और ये किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। किबलाए आलम ये राजमाता उद्दम बाई का टाइटल था। दुर्रे दुरानी युग का मोती यह अहमद शाह अब्दाली, आप याद रखेंगे। अब देखिए औरंगजेब की मजार कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र, न कि बिहार की दृष्टि को आप समझ लें। सैयद बंधुओं ने किसे किसे बनाया था राजा? तो फारूक सियार को याद रखें, फिर रफ़ी उद्दौला, फिर रफ़ी उद्दौला, फिर मोहम्मद शाह को। सांचा बादशाह की उपाधि किसे किया गया है? तो बंदा बहादुर, जिसे फारूक सियार ने मरवा दिया था। लौहगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, जिसके बाद में मोहम्मद शाह जी जाते हैं। फिर आपके मुंतसब उल लुबाब नामे की किताब है, जो कि ज्योति आपके मध्यकालीन लेखक थे खफी खां। फिर अकबर द्वितीय काल में मुगलों की सिक्का ढालने की बंद हो गई थी, मैंने बताया। हुमायूं के बाद देखिए आप कोहिनूर हीरा के बारे में हम जानते हैं, तो कोहिनूर हीरा जो है ये हुमायूं के पास था। हुमायूं से लेकर के मोहम्मद शाह तक यह मुगल शासक के सिरोमोर था, मतलब सिर पे रखा था। फिर मोहम्मद शाह के समय में नादिर खां इसे जीत लेते हैं। नादिर शाह के बाद ये अहमद शाह अब्दाली के पास, अहमद शाह अब्दाली के बाद ये शाह शुजा के बाद ये महाराजा अजीत सिंह जो कि पंजाब के राजा थे। फिर महाराजा रंजीत सिंह के पास, अंतिम जो पंजाब के राजा थे राजा दिलीप सिंह, उनके पास जाता है। वहाँ गुजरात का युद्ध होता है, वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो है इस कोहिनूर को लेते हैं। और फिर ये कोहिनूर आज कहाँ है? ब्रिटिश के महारानी के कहाँ पे? क्राउन में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये सारी थी। फिर जय सिंह जो राजा है उन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में व्यवसाय खोले। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके राइज ऑफ द न्यू स्टेट्स, उसमें हम बताएंगे इनके बारे में। फिर जहादर शाह के काल में लाल कुबरी का वर्चस्व था और 1773 में जीज मोहम्मद शाही बुक नामक नक्षत्रों पर किसने लिखा था? तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने लिखा था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो है आप ये देखें, ये भी मैंने बता दिया है कि 1719 में दिल्ली की संधि होती है। इसमें बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे मराठा के, उनकी मदद से सैयद बंधुओं ने फारूक सियार की हत्या करवा दिया था, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही फैक्ट है। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि देखिए ये फ्री इनिशिएटिव है। देखिए एक बात, फ्री इनिशिएटिव है। आप क्या करेंगे? ये सारे चीज़ पढ़ने के लिए आप भीड़ में जाएंगे। भीड़ का मतलब जहाँ पे लाखों पैसे दे सकते हैं, हज़ारों रुपए दे सकते हैं। और मुझे पता है ये सारे फैक्ट भी नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको। अगर ये फैक्ट आपको फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना आप इसका लुत्फ़ उठाएं, ठीक है। जब फ्री में कोई चीज़ मिल रहा है तो आप इसको लुत्फ़ उठाइए। अब यही चीज़ अगर कोई टीचर आपको पेड कर देगा तो आप इसी का पैसा देंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं फ्री में कर रहा हूँ तो आप इसका वैल्यूज़ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि अब जब मार्केट में इसी चीज़ को आप लेकर जाएंगे, इसी नोट्स को अच्छे से कंपाइल करा देंगे, तो इसी नोट्स की वैल्यू जो है अदर टीचर्स की नोट्स से ज़्यादा हो जाएगी। आप याद रखें, आप और टीचरों की नोट्स उठा ले और मेरे नोट्स उठा ले, दोनों में ही आपको अंतर पाए जाएंगे। मैंने सारे फैक्ट्स को एक जगह रखा है ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले फैक्ट हो, एनालिटिकल हो, हर चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अधिक से अधिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।